तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को है, लेकिन हम इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। इसकी वजह है क्योंकि उस दिन होली है, तो हमने सोचा महिलाओं पर बात ना हो। होली के रंगों में महिलाएं सबसे ज्यादा, अगर जीवन में कोई रंग बिखेरता है समाज में, राष्ट्र में, तो वो महिलाएं होती हैं। तो इसी पर चर्चा हम आज करेंगे कि महिलाओं की उपलब्धियों को सराहने का ये दिन होता है, कितनी सशक्त हुई हैं महिलाएं, ये आंकने का भी दिन होता है। वक्त होता है जब हम देखते हैं कि हमारे देश में महिलाएं कहाँ पहुंची हैं, कितनी दूर तक महिलाएं आई हैं और कितना और रास्ता है जिसे तय किया जाना बाकी है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की क्या स्थिति है, हमारे देश में उससे तुलनात्मक रूप से महिलाओं की क्या स्थिति है। क्योंकि महिलाओं को अगर सशक्त होना है तो जरूरी है उन्हें आत्मनिर्भर भी होना होगा, और इसमें हमारे देश में एक बड़ा बदलाव भी आया है। हमारे साथ सशक्त पैनल है इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़ी हैं बेबी रानी मौर्य, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार विभाग है उनके पास। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और मैम के बारे में थोड़ा और बता दें, 1990 में राजनीति की शुरुआत की, 1995 में आगरा से मेयर बनी, पहली मेयर थी आगरा की, और नेशनल कमीशन फॉर विमेन में भी काम किया है उसके मेंबर के रूप में। उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही, उसके बाद बीजेपी की उपाध्यक्ष रही, और अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। हमारे साथ प्रवीण मेहलोत्रा जी भी जुड़ गई हैं। प्रवीण जी करियर काउंसिलर है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। ओह थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। करियर काउंसिलर हैं और कॉलम्स बहुत सारे प्रकाशित होते रहते हैं, बहुत पॉपुलर हैं कॉलम्स, खासतौर पर जो एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े होते हैं या करियर गाइडेंस से जुड़े होते हैं। वो लेखिका हैं, कई किताबें लिखी हैं, डायरेक्टर हैं करियर गाइडेंस इंडिया की। तो सबसे पहले मैम बेबी रानी मौर्य, सबसे पहले मैम आपसे ही शुरू करेंगे। जो ये वक्त है, इसमें इस राजनीति में भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में महिला राजनेताओं की भूमिका को आप किस तरह से देखती हैं और कैसे इसे और बेहतर किया जा सकता है? देखिए आजादी के बाद महिलाओं में, आजादी की जब लड़ाई भी लड़ी गई तब भी महिलाओं का योगदान था, और उसमें प्रमुख रूप से दुर्गा भाभी का, रानी लक्ष्मीबाई का, इनकी हमें सुनने को मिलती है कि इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और फिर राजनीति में जब महिलाएं आई तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, खुले विचारों की महिलाएं थीं, या परिवार उनके खुले विचारों के थे और उन्होंने महिलाओं को सपोर्ट किया अपने परिवार की, वो महिलाएं निकल के आई। लेकिन आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि महिलाएं दर कदम आगे बढ़ रही हैं, और हर महिला चाहती है कि मेरी अपनी पहचान हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो। मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं राजनीति में आगे आऊं, और आज वो मुझे मौका मिला और मैं यहाँ तक पहुंची। तो ये हर महिला में उसका एक लक्ष्य और एक उसका संकल्प, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। और राजनीति में महिलाएं, मैं समझती हूँ, बढ़ेंगी। अब तो कंपटीशन आ गया है, अब तो हर पार्टी महिला को आगे बढ़ा रही है, तो महिलाओं का प्रतिशत बढ़ेगा ही। जी बिल्कुल, और यही वो रास्ता है जहां से जब आप जैसी महिलाएं क्योंकि काम करती हैं तो बहुत सारी महिलाओं के लिए दरवाजे खुलते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, साथ ही साथ आप उनको लेके आ सकती हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर सकती हैं। क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि जब कोई महिला किसी पद पर होती है तो वो महिलाओं के लिए खास सेंसिटिव होती है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है, जिससे फायदा जो भी होता है सरकार का, योजनाओं का, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर काम करती है, क्योंकि लेकिन वो पहुंचे, ये बहुत जरूरी है, महिला सशक्त हो, ये बहुत जरूरी है। प्रवीण जी, आप करियर काउंसलिंग करती हैं, तो अभी क्या आपने बदलाव देखा है? पिछले कुछ सालों में क्या बदलाव आया है? महिलाएं ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो बिल्कुल, मैंने तो ज्यादा इस दिशा में काम कर रही हैं। मैंने तो बहुत बहुत बदलाव देखा है। जो लड़के होते हैं वो ट्रेडिशनल करियर्स की तरफ उनका रुझान होता है, लेकिन मैंने देखा है कि जो लड़कियां आती है करियर काउंसलिंग के लिए, वो नई नई चीजें करना चाहती हैं, जो चीजें आज तक लड़कियों ने नहीं की, और जो आदमी लोग भी बहुत डर डर के करते हैं, पर इनको कोई डर नहीं है। तो ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है, और मुझे लगता है कि जितना इनको प्रोत्साहन दिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि और वो सिर्फ करना नहीं चाहती लेकिन सक्सेसफुल भी है।
कोई भी क्षेत्र देख लो, फिर वो डिफेंस का क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, एस्ट्रोनॉमी का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हर जगह ये चमकती है। आप यूपीएससी में देखें रिजल्ट्स, या आप सीबीएसई का रिजल्ट देखें, या यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट देखें, हर जगह नारी शाइन। बिल्कुल आप कह रही हैं कि महिलाएं चमक रही हैं, और इसकी वजह ये कि हम कहते हैं कि महिला को सशक्त करना, लेकिन महिला सशक्त है, मैं ये मानती हूँ महिला सशक्त है, और इसका आपको कई बार उदाहरण देखने को मिलता है। कहीं दूर नहीं जाए, अपने आसपास भी देखें तो कई बार ये उदाहरण हमें दिखते हैं। मैम बेबी रानी मौर्य, मैम 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। अगर उनके हम प्रतिशत में बात कर लें तो ये 15% है। राज्यसभा में महिलाओं की स्थिति 10% है, लेकिन अगर दूसरे देशों से इसकी तुलना करें तो 50 से 60% तक जाती है वहां पर। क्या आजादी के 75 वर्ष बाद जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, तो आपको लगता है भारत में महिलाओं को पर्याप्त स्थान मिला है या मिल रहा है? देखिए, अभी तो पर्याप्त स्थान मिल रहा है। हम लोग आप आजादी के महोत्सव की बात कर रही हो, जब से देश आजाद हुआ अब तक महिलाओं में एजुकेशन की कमी थी, ये बात तो आप भी मानेंगी। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता चला गया, जैसे कैरियर काउंसलर भी हमारी अभी बात कर रही थी, महिलाएं जब जागरूक हुई अपनी शिक्षा के प्रति, अपनी काउंसलिंग, अपनी कैरियर के प्रति, और ये पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं, उसमें कोई भी टैलेंट था वो आगे बढ़ के आई। मैं लिज्जत पापड़ को एक बड़ा उदाहरण मानती हूँ इसके लिए। उसमें कहीं उन्होंने बेचारी ने ट्रेनिंग भी नहीं ली होगी, वो तो आर्थिक निर्भर कैसे हो इससे वो काम शुरू किया, और आज वो कितना बन फेम का बन गया है। इसी तरह राजनीति में भी महिलाएं कदम बढ़ा रही हैं और आगे जा रही हैं। प्रतिशत की बात करती हैं तो अच्छी महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तो राजनीति और अच्छी होगी। और जो बात आपने एक और कही कि हम और अपनी जो छोटी बहनें या बेटियां हैं उनके लिए प्रेरणा कैसे मिले, हम राजनीति, एक अच्छी राजनीति करेंगे तभी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित करेंगे। नहीं आ पाएगी, देश का भला करिए, समाज का भला करिए, उन गरीब महिलाओं का भला करिए जो राजनीति, जो आवाज नहीं बन पाती, उनकी आवाज बनी। जो मैं समझती हूँ कि हमें, हेलो जी जी मैम, इसके कारण आज महिलाओं में बहुत हमारी प्रधान, आप लोग ही अखबार में निकले कितनी बार निकालते हो कि वहाँ की प्रधान ने अपने गांव में सड़कें हैं, नाली खरंजे बहुत अच्छे बना दिए, कहीं पानी का संरक्षण कर रही है, तो कहीं ऑर्गेनिक खेती भी वो कर रही है। तो आज महिला कहीं किसी से पीछे नहीं है। प्रतिशत की बात मत करिए, महिला जागरूक है, आत्मनिर्भर भी हो रही है और आगे बढ़ रही है, और पुरुषों से कंधा मिला के आज काम कर रही है। मैं तो इतना ही कहूंगी। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस जनरेशन में और हमारी जनरेशन में मैंने एक चेंज देखा है कि अब है, पहले माना जाता था लड़कियों की शादी कर दी जाएगी, लेकिन अब पेरेंट्स वैसे ही सोचते हैं कि जैसे लड़का है लड़की है, तो जैसे लड़का कुछ करेगा वैसे लड़कियों के लिए भी होता है कि वो क्या करेगी आगे, क्या बनेगी आगे, ये प्रायोरिटी होती है। और ये बदलाव समाज में देख के बहुत खुशी होती है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इतनी आगे बढ़ गई है। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा भी इस वक्त जुड़ गई हैं, योग गुरु हैं, टीवी का जाना माना चेहरा है, जानी पहचानी है बहुत ज्यादा। योग गुरु होने के साथ साथ कल्चर एक्सपर्ट हैं, माइंड थेरेपिस्ट हैं, ऑथर हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, डायरेक्टर हैं मोक्ष यत्ना योग संस्थान की। आचार्य प्रतिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद अर्चना जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, धन्यवाद। हरिओम हरिओम। आज नारी शक्ति के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उसका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपके भी दर्शन करके मुझे यही लग रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारा पैनल इतना सशक्त है, इतनी सशक्त महिलाएं हमारे साथ हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उदाहरण हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, आपको कितना बदलाव समाज में दिखता है जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड में हैं जहां पर पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा रहा है, ज्यादा नजर आए हैं, लेकिन आप उसमें सिर्फ है नहीं बल्कि आपने अपनी एक अलग एकदम पहचान बनाई है। तो कितना आपको ये फर्क नजर आ रहा है अब समाज में? कितनी सुंदर बात अर्चना जी, और ये बात एक महिला ही पूछ सकती है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां पुरुषों का वर्चस्व है। और मुझे लगता है कि हम तो उस संस्कृति से आते हैं जहां कहा गया यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ नारी की Right. पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, जहाँ कहा गया नारी तू नारायणी। और वो संस्कृति जहाँ कहीं भी कृष्ण राधे न कहकर सदैव राधे कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, शंकर गौरी नहीं, मतलब नारी का स्थान पुरुष से पहले रखा गया। और अगर हम वेदों की भी बात करें तो इक्वल राइट्स ही नहीं, महिलाओं को हमेशा ज्यादा राइट्स मिले हैं। उस संस्कृति में एक महिला को आज के अगर हम समय में देखते हैं तो हर क्षेत्र में मुझे लगता है, अगर राजनीति के क्षेत्र की बात करें, मीडिया के क्षेत्र की बात करें, तो महिलाओं को अपना संघर्ष अभी भी करना पड़ रहा है। और हम तो हमेशा कहते हैं हर जगह बात तो आधी आबादी की है, पर जब हम वहां होते हैं पैनल पर, तो ये तो पहला पैनल है क्योंकि महिला दिवस का है, सब महिलाएं हैं, वरना 1:9 की बात हो जाती है, तो एक ही महिला बाकी सब पुरुष। तो यहाँ पर वाकई। हमें थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि पिछले कुछ समय में हमने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा और आज हमें महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम संतुष्ट हो जाएं। अभी तो एक बहुत लंबी यात्रा नारी शक्ति को सही बात। करनी है अपना स्थान बनाने के लिए। बिल्कुल, वाह। यात्रा शुरू हुई है, लेकिन यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि हम कुछ फीसदी लोगों को देखते हैं जो सशक्त हैं, जो हमारे सामने आते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी अभी जिन्हें मदद की जरूरत है, जिन्हें शायद आचार्य प्रतिष्ठा जैसे लोग, बेबी रानी मौर्य मैम जैसे लोग, या प्रवीण मल्होत्रा जैसे लोगों के हाथ की जरूरत है। अगर ये अपना हाथ बढ़ाएंगी तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगी, और शायद हम सबकी समाज के प्रति ये जिम्मेदारी भी है, राष्ट्र के प्रति। प्रवीण जी, आप के पास जो लोग आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, या आप जो उनको चीजें बताती हैं, उसमें क्या ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां भी आपके पास आती हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछती हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, उनको लगता है कि वो कोई अपना काम करें, क्योंकि सरकार की तमाम नीतियां हैं, तमाम ऐसे सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे फायदा मिल सकता है और महिलाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा उनसे? आती है, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है, क्योंकि अभी उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं है। एक नारी को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो उसको स्किल्स चाहिए, दूसरा उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, तीसरा पूंजी चाहिए, चौथी लैंड चाहिए, जगह चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, या कुछ, हाँ घरेलू व्यवसाय तो आप कर ही सकती हैं, लेकिन अगर आप अपना कुछ छोटा मोटा भी इंडस्ट्री सेटअप करना, मैन्युफैक्चरिंग में सेटअप करना चाहें, तो ये सब चीजों की आवश्यकता बहुत है। और इसका नारियों को कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत। जो शहर की कुछ लेडीज हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, एमबीए वगैरह किया है, वो आती हैं, या फिर जो बच्चियां मेरे पास आती है काउंसलिंग के लिए, और उनकी जो माएँ हैं, जो अब उनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में आ गए, उनके पास वक्त है, तो वो अपने घर में बैठकर कुछ करना चाहती हैं। तो ये दो किस्म के लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी नौकरी चाहते हैं। ज्यादातर लोग अभी नौकरी ही ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सुरक्षित लगता है और लगता है उसमें कोई रिस्क नहीं, और फैमिली का सपोर्ट भी इन चीजों में बहुत जरूरी होता है, जो शायद उस लेवल पे नहीं मिल पाता, ये मुझे लगता है, जितना पुरुषों को मिल पाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क होता है, और उतना रिस्क लेने के लिए आपको कोई लगता है सपोर्ट जरूर चाहिए। बेबी रानी मैम, क्या आजादी का अमृतकाल हम लोग मना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है 75 साल में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर वो नहीं हुआ, उतनी चीजें नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है कितना और समय लगेगा चीजों को बेहतर होने में? क्या पहले जो चीजें 10 साल 15 साल में होती थी, वो अब 2 साल या 3 साल में, तो ड्यूरेशन वो घटा है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। हम धन्यवाद देंगे अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने महिलाओं का दर्द समझा, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। भले ही छोटे उदाहरण सही, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो उनकी, चाहे कन्या सुमंगला योजना हो, और ऐसी महिलाओं से संबंधित ऐसी अनेक योजनाएं। उन योजनाओं के कारण महिलाओं में एक तो कॉन्फिडेंस आया, उन्हें लगा कि हम अपनी बेटियों के लिए सरकार से ये मदद ले सकते हैं। दूसरा, अभी एक बात कह रही थी हमारी करियर काउंसिल की बहन, कि ये सही बात है कि व्यापार लगाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं, लेकिन आज महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। मैं अपनी आंगनबाड़ी बहनों से जब मिलती हूँ, वो अपने ग्रामीण उसमें भी, परिवेश में भी कुछ कुछ ऐसे काम कर रही हैं जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज एक तो ऑर्गेनिक चीज, शुद्ध चीज मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है।
वो अपने घर से मसाले पीस के दे रही हैं, हमें अचार बना के दे रही हैं और पापड़ बना रही हैं, मूंग की दाल की बड़ियां बना रही हैं, जो एक अब सपने जैसी चीजें हो गई हैं। इनको वो जागृत किए हुए हैं आज भी, और वो हमारे जीवन की एक अंग है। तो हमें इन चीजों को और आगे ले जाना है। मैं अपनी जो भी मेरे से बहनें मिलने आती है, मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, आप आत्मनिर्भर बनिए। आप हाथ पकड़ के दूसरी बहन को ऊपर लेके आए। मेरी जहां जरूरत हो मुझे बताओ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। नौकरी तो फिर भी हम दूसरे की करेंगे, जब अपना काम करेंगे तो और 10 महिलाओं को काम देंगे, उन 10 महिलाओं के घर के चूल्हे और जलेंगे। हमें आज मैं देखती हूँ करीब 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं मेरी बहनें। इसके अलावा एसएचजी ग्रुप है, हमारे स्वयं सहायता 3000 ग्रुप हैं जो हमारी मशीनें चला रहे हैं, जो बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं, वो बनाते हैं और हमारी आंगनबाड़ी की बहनें उन्हें घर घर गांव गांव तक पहुंचाती हैं। तो एक ये भी महिला के आर्थिक सशक्तिकरण का, नारी सशक्तिकरण का, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ तो उसका अपना डिसीजन। जो कठिनाई आती थी जब मैं महिला आयोग की सदस्य, एक ही बात आती थी कि हमारा अपना डिसीजन नहीं होता किसी बात में। घर वाले भी डिसीजन नहीं लेते, बाहर के लोग भी नहीं लेते, पति भी नहीं पूछते, और जो निर्णय लेने होता है वो ले लेते हैं। लेकिन आज महिला आर्थिक रूप से सशक्त हुई है तो वो अपने निर्णय ले रही है। आज वो कह सकती है कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और ये तो सभी जानते हैं, जैसा हमारी अभी ये योग की बहन बातें कर रही थी कि नर से भारी नारी, उस चीज को पहचानने की जरूरत है। और जब ये बात सबकी समझ में आ गई तो हम कहीं पीछे नहीं है, आगे ही है, और आगे ही रहना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगी। आचार्य हाँ, प्रतिष्ठा हमारे, जी जी मैम, बताइए बताइए, आप पूछिए। जी आचार्य प्रतिष्ठा जी, कि हमारे वेदों में, पुराणों में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, हम बात भी वो करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जगह दे नहीं पाते। अब आप देखिए, क्या समाज के तौर पर क्या हम महिलाओं को वो जगह देते हैं। लेकिन अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बात करें तो आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कमजोर हुई है। अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए, महिलाओं की हालत क्या है, लाखों महिलाओं के पास कोई अधिकार ही नहीं रह गया। ईरान में महिलाएं हिजाब के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का जो समर्थन उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो क्या आपको लगता है कि, और कोरोना का भी असर रहा इसमें, तो क्या आपको लगता है कि ये लड़ाई कुछ कमजोर हुई है? बहुत सुंदर। और मैं तो अर्चना जी यही कहूंगी, आपके प्रश्न को दो हिस्सों में बांटूंगी। एक, आपने कहा कि सांस्कृतिक रूप में तो हमें इतनी आजादी मिली, लेकिन वो दिखती नहीं है आज के दौर में, और उसी बात से हमने अपनी बात आज आरंभ करी थी। और सत्य भी है, क्योंकि हमें कितनी पुरानी संस्कृति है कि जिस पर बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बहुत सारे हमारे संस्कृति के ऊपर प्रभाव हुए, लेकिन उन सब से जूझते हुए भी हम आज महिलाओं की आजादी को देख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, और वो निरंतर जारी है। और अगर हम वेशभूषा की भी बात करें, मैं तो कहती हूँ, आप हमारा जो पारंपरिक वेश है, साड़ी, लहंगा, चोली, उससे ज्यादा आधुनिक वेश कोई हो सकता है? और वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, कि यानी हमारी नाभि पर सूर्य की किरणों का पड़ना, जिससे महिला सशक्त रहे, महिला स्वस्थ रहे। पर जब हम वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं आज, तो मुझे जो चीज सबसे ज्यादा कचोटती है, मैं आप योग की व्यक्ति हूं तो योग के विषय में बात करूंगी। हाल ही में हमारे पास एक बच्ची आई, वो ब्रेस्ट इम्प्लांट करा रही थी, दैट वेंट रॉन्ग, और फिर उन्हें बहुत सफर करना पड़ा, फिर योग की शरण में आई। ऐसे ही कुछ हम स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट ले रहे थे, दैट वेंट रॉन्ग, देन शी हैड टू कम टू योग। जो कहने का सार ये है कि महिला को पहले खुद में आत्मविश्वास जागृत करना होगा। बिल्कुल। ये जो सोशल प्रेशर्स डले हैं ना, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम काली हो, तुम गोरी हो, तो वहां हमें अपने अंदर ये आत्मविश्वास, अभी आदरणीय बेबी रानी जी ने कितनी प्यारी बात कही कि डिसीजंस कोई और ले जा रहा है, तो हमें सबसे पहले तो ये निर्धारित करना होगा कि ये मेरा जीवन है और इसका निर्णय मैं करूंगी, कोई और नहीं करेगा। वो भाव तब जगेगा जब हम
अपने आप को जानेंगे। और वो जानने के लिए, वो आत्मविश्वास जगाने के लिए आप जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कार्य कर रहे हैं, आज आपने सभी को साथ में ला करके खड़ा किया। जब हमारी योग की यात्रा शुरू हुई, आपने एक प्रश्न किया कि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में आप काम कर रही हैं, तो बिल्कुल एक छोटे से शहर सहारनपुर से हम निकल करके आते हैं और हमें लगता है कि अगर हम वहां से निकल कर यहाँ पहुंच सकते हैं, और उद्देश्य सिर्फ एक था, मन में ये भाव जगा कि शायद मेरे जीवन को देख करके कोई एक पिता ये सोच ले कि भ्रूण हत्या ना कराऊं, कोई एक पिता ये सोच ले कि अगर ये कर सकती है तो मेरी बच्ची क्यों नहीं कर सकती। इस भाव से हमने कार्य करना शुरू किया और आज लगता है बहुत सारे, अब तो हमारी मिलियंस की फैमिली है। अगर हम सिर्फ अपने यूट्यूब परिवार को ही देख ले, 1.5 मिलियन के आसपास हो रहा है और विश्व भर में हमारे भारत योगी फैले हैं। और उसमें हमारा प्रयास यही है कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा आगे बढ़े और कार्य करें, और कर रही हैं। तो परिवर्तन आ रहा है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक नरेंद्र तब निकले थे जिन्होंने योग का परचम लहराया और उनको जो है विवेकानंद के नाम से जाना। एक नरेंद्र अब निकले और उन्होंने योग का परचम लहराया और पूरा विश्व से अपना रहा है। बात बोल रही हैं। तो ये जो महिलाओं का सशक्तिकरण, योग का सशक्तिकरण, संस्कृति का सशक्तिकरण हो रहा है, ये एक स्वर्णिम समय चल रहा है और उस समय के लिए हम सबको गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रही हैं प्रवीण मल्होत्रा जी। क्या आपको लगता है कि समाज के तौर पर हमें जितना कुछ करना चाहिए था, जो सशक्त महिलाएं हैं उनको, वो क्या वापस रिटर्न कर पा रही हैं समाज को, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जिनको मदद की जरूरत है? बहुत सारी कर पा रही हैं और बहुत करना बाकी भी है। जैसे अब आप देखिए, इतने सारे एनजीओज हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज एनजीओज आर हेडेड बाय विमेन, सशक्त विमेन। ऑलराइट, फिर अब कंपनीज के लिए सीएसआर एक्टिविटीज हैं, तो सीएसआर के एक्टिविटीज के दौरे में भी विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एजुकेशन, विमेन लीगल राइट्स, ये सब को लेकर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग रन बाय विमेन। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हम अपना जो दायरा है ना, उसी को हम मजबूत बना रही हैं। जो फर्स्ट जनरेशन वर्किंग विमेन है, फर्स्ट जनरेशन जो कंपनीज, जो लेडीज जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आई हैं, वो अपना पोजीशन को सॉलिडिफाई कर रही हैं, स्टेबलाइज कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से वो करना चाहती हैं और लोगों को मदद, लेकिन इतनी नहीं कर पाती जितनी करना चाहिए। यानी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी। ये बात बिल्कुल सही है कि कर बहुत रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि बहुत लंबा बैकअप है। वो जो पाइलअप हो चुका है उसको खत्म करने में वक्त तो थोड़ा लगेगा, लेकिन स्पीड अप होना होगा इसके लिए, मुझे लगता है। बेबी रानी मैम, आप गवर्नर रही, विधायक, इस वक्त मंत्री हैं, तो आपको अपने जीवन में कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपने जब अपने करियर की शुरुआत, आप जब राजनीति में आई तो शादी के बाद आई, आपने कहा आपको राजनीति में जाना है। आपको अपने जीवन में चुनौतियां मिली जब आपने ये निर्णय लिया कि आप बाहर निकले, और राजनीति जैसे क्षेत्र में जो कि महिलाओं के लिए बहुत सहज क्षेत्र नहीं माना जाता है, उसमें जब आप आई तो कैसा रहा? आपका अनुभव क्या था उसका? नहीं, मैं देखिए पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी पार्टी को थैंक्स करूंगी कि उन्होंने मुझे मेयर के लिए चुना आगरा से। मुझे कहीं कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ा, कहीं कुछ नहीं, मेरे से कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, और तब से लेके आज तक पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। चुनौती तो देखिए हर महिला के उसमें आती है, जीवन में हर क्षेत्र में चुनौती है, खाली राजनीति में नहीं है। आप किसी भी कैरियर में जाइए, कहीं ना कहीं तो चुनौती है ही। तो थोड़ी बहुत चुनौती होती है, तो उनको पार करके ही तो हम आगे आते हैं, तभी तो कुछ बन पाते हैं। कहते हैं ना, सोने को जितना तपाओ वो उतना ही निखरता है, उतना ही उसका रंग और अच्छा लगता है। तो चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, चुनौतियां आनी ही चाहिए। उससे हम अपना आकलन कर पाते हैं कि अभी हमें और कितना रास्ता पार करना है, या अभी हमें और जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करना है। अगर ये चीजें नहीं हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए चुनौतियों को आने दीजिए और बहनों को आगे बढ़ने दीजिए। यही मेरा तो इस आज महिला दिवस पर सभी बहनों को यही एक संदेश है कि चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़िए, और आपने जो अपना लक्ष्य तय किया है, आपने जो अपना सपना देखा है, उसको जरूर पूरा करें। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि हम सभी
अपने जीवन में चुनौतियों से जूझ के ही यहाँ पर हैं जहां पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि जब हम चुनौतियों से लड़ते हैं तो हमें मजबूती आती है, वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो स्ट्रांगनेस आती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है, जिसकी वजह से हम कदम आगे बढ़ा पाते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, आज के दिन आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी? मैं तो सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि आप दुनिया में सबसे सुंदर हैं, सबसे प्यारी हैं और आप सृजन का प्रतीक हैं। अगर आप एक संतान का सृजन कर सकती हैं तो आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि आप, चाहे बिजनेस है, चाहे आर्ट है, चाहे पॉलिटिक्स है, कोई भी फील्ड है, यू हैव दैट इमेंस पोटेंशियल टू क्रिएट समथिंग। और अपने उस सृजन को रोको नहीं। फिर कहा भी गया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, जबान दी है तो लोग बोलेंगे। आप अपने रास्ते पर चलिए और ये मत सोचिए मैं सुंदर नहीं, मैं मोटी, मैं पतली। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है, आप नारी हैं, आप माँ का स्वरूप है, आपसे सुंदर और कोई नहीं है। और नियमित योग साधना करके अपने आप को स्वस्थ रखें और जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं आगे ही बढ़ती जाएं। बिल्कुल, और आचार्य प्रतिष्ठा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आप आगे बढ़ते रहिए, और जब आप कहीं पहुंच जाते हैं तो वही लोग जो आपको कुछ कह रहे होते हैं वही आपकी तारीफ करते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को कहते हैं कि इनके जैसा बनना है। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जो पहले रोकते हैं बाद में वही अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आपको इनके जैसा बनना है। प्रवीण मल्होत्रा जी, आपका क्या संदेश है आज के दिन महिलाओं के लिए? मेरा तो यही संदेश है कि आपको डरना नहीं है, बिल्कुल डर से कोई भी काम डर के नहीं करना है। अगर फेलियर आए तो फेलियर से भी नहीं डरना है, फेलियर को वेलकम करना है, क्योंकि जो फेलियर से जो हमें सीखने को मिलता है वो सक्सेस से नहीं सीखने को मिलता। तो बात सबकी सुनो लेकिन अपनी करो, और अगर उसमें पतंग कट भी जाए तो गम न लाओ, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव सिखाता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज में फेल हुए तो जो हमें एक्सपीरियंस हुआ हमें वो हमें सिखाता है और ये बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जरूरी है जब फेल हो तो उससे शिक्षा जरूर लें, सीखें जरूर कि इससे क्या हमें मिला। बेबी रानी मैम, आप क्या कहेंगे आज के दिन महिलाओं के लिए खास तौर पर? मैं तो पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ कि महिलाएं जो सपने देखती हैं या जो अपना लक्ष्य तय करती हैं, चाहे गांव की हो, चाहे शहर की हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे नहीं पढ़ी लिखी हो, फिर भी उस हर किसी का एक गोल है, हर किसी का एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए उसे निरंतर मेहनत करनी है, उस सपने को जगाए रखना है और जब तक पूरा नहीं हो जाए चुप नहीं बैठना है। इसलिए जो आज की भी जो बहन है, जो युवा शक्ति है हमारी महिलाओं की या बेटियों की या बहनों की, उन्होंने जो भी सपने देखे हैं उन्हें वो पूरा करें, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात कही अभी उन्होंने, कैरियर काउंसलर जो थी मैडम, के हमें फेलियर होने के बाद ही सीखने को मिलता है। एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीसरी बार तो आ जाएंगे ना अपने लक्ष्य पे। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए महिला का यही एक लक्ष्य है, यही एक सपना होता है कि मुझे ये काम पूरा करना है। और ये बात तो आप भी जानती हैं कि अगर कोई महिला मन में ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता, अपने लक्ष्य तक वो जरूर पहुंचती है। ये मैं अपने अनुभव की बात बता रही। इसलिए अच्छे सपने देखिए, देश की मजबूती के लिए सपने देखिए, समाज की मजबूती के लिए सपने देखिए, उन गरीब बहनों के लिए सपने देखिए जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उन्हें हम आगे कैसे लाएं, उनकी मदद हम कैसे करें। अगर हम अपनी बेटियों को शिक्षा में आगे ला सकते हैं, उसे और किसी क्षेत्र में आगे ला सकते हैं, तो उन बच्चियों की, उन बहनों की हमें मदद जरूर करनी चाहिए। यही मेरा महिला दिवस पर संदेश है। बहुत खूब मैम, और जो आपने एक लाइन कही वाकई में उस पर बहुत विश्वास करती हूँ मैं भी, कि आपने कहा अगर आप ठान लीजिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कुछ दिन पहले मैं कहीं पर बच्चों को संबोधित कर रही थी तो मैंने यही कहा था कि पानी निकलेगा, कहीं से भी बहेगा, पत्थर या तो तोड़ के बहेगा या किनारे से रास्ता बनाएगा, जिस पानी को प्रवाहित होना है वो बहेगा, उसकी धारा को कोई नहीं रोक सकता। और जब सामने वाला समझ लेता है कि इस धारा को नहीं रोक सकते तो उसको रोकने की कोशिश भी कोई नहीं करता, बल्कि उसको आगे ही बढ़ाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेबी रानी जी आपका, आचार्य प्रतिष्ठा आपका, प्रवीण मल्होत्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।